खास कार्यक्रम में हमारे साथ आज हैं रश्मि सहरावत, जो भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं और महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष हैं। फिलहाल हथीन विधानसभा से चुनावों की तैयारी कर रही हैं, भाजपा से टिकट चाहती हैं। जानते हैं उनसे किस तरह की तैयारी चल रही है आपकी, अब भाजपा में रहकर आपने किस तरह महिला मोर्चा के लिए काम कर रहा, प्रदेश के लिए काम कर रही हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम नमस्कार करती हूँ। पहले मैं तैयारियों को ना लेकर बात करती हूँ कि जो मैंने भारतीय जनता पार्टी में कार्य किए हैं। 2021 में मैंने भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चे का पद संभाला और उस टाइम जब मैंने महिला मोर्चे का पद संभाला तो महिला मोर्चे की कोई पहचान नहीं थी पलवल जिले में। मैंने जीरो से हीरो बनाने का काम महिला मोर्चे को किया। जितनी केंद्र की राज्य की सरकार की योजनाएं थी उन्हें सभी को महिलाओं तक बिल्कुल अच्छे तरीके से एक लास्ट महिला तक मैंने पहुंचाने का कार्य किया कि कोई भी बहनें मेरी ऐसी वंचित ना रह जाए हमारी योजनाओं से जिनका उन्हें लाभ ना मिले। तो ये सारा काम मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है और हर बूथ तक, हर गांव तक, हर गली तक मैं पहुंची हूँ। तो अब क्या लगता है, आप संगठन के लिए आपने काम किया, अब आप विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका दे, टिकट दे, तो उसके लिए कितनी मजबूत दावेदारी है आपकी? मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आती, मैं एक साधारण किसान परिवार से आती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो जनता की सेवा करने का भाव है उसने कहीं ना कहीं मुझे एक सम्मान वाले पद के पाने के लिए एक अंदर से इच्छा जाहिर की, भावना जाहिर की कि लोगों की सेवा तो मैं कर रही हूँ लेकिन एक मजबूत तरीके से और अधिक उनकी आवाज को बुलंद करके मैं किस तरीके से उनकी सेवा कर पाऊं। तो यही सब वजह रही मेरा इस बार इलेक्शन में दावेदारी करने की। बात करें जो है हमारे हथीन विधानसभा क्षेत्र में पालों का बड़ा महत्व होता है। जिस तरह से पहले केर सिंह रावत को 14 के चुनाव में इन्होंने टिकट दी, डागर पाल ने उनका समर्थन किया और वो चुनाव जीते। उसके बाद प्रवीण डागर को भाजपा ने टिकट दिया और दूसरी पालो सहरावत पाल की बात करें या फिर रावत पाल ने उन्होंने समर्थन दिया और वो चुनाव जीते। क्या लगता नहीं है अब की बार सहरावत पाल की दावेदारी मजबूत होती है, क्योंकि लंबे समय से सहरावत पाल में किसी को टिकट नहीं मिला। बात करें तो लगभग 25 साल ऐसे हो चुके हैं, 20 से 25 साल कि सहरावत पाल में टिकट किसी पार्टी ने। तो क्या आप चाहती हैं कि सहरावत पाल आपको मौका दे अब की बार और पार्टी भी आपको मौका दे और आप चुनाव लड़ें? पहली बार तो 20-25 साल नहीं हो गए, 40 से 45 साल हमारे सहरावत पाल को मौका मिलने में लग गए हैं। 40-45 साल पहले बाबूजी बने थे सहरावत पाल के। नहीं, महेंद्र सहरावत को भी 1998 के आसपास जो टिकट मिला था, जो मिसाल के चुनाव लड़े थे वो। लेकिन विधायक बनने की बात जहाँ आती है तो हथीन क्षेत्र में एक परंपरा रही है कि हर बार 3 पाले हैं तो हर बार सहरावत पाल हो या डागर पाल हो या रावत पाल हो, हर बारी बारी उनको विधायक देने की आती है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब सहरावत पाल से डागर हो या रावत पाल ने समर्थन मांगा है, उन्होंने भरपूर उनका सहयोग दिया है, चाहे उनका पैसे से साथ हो, चाहे लोगों से साथ हो, चाहे वोटों से साथ हो, हर तरीके से तन मन धन से वो उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन अब जब सहरावत पाल की बारी आती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि रावत और डागर पाल का भी उसी तरीके से उन्हें सहयोग मिलेगा। सहरावत पाल की बात करें तो योगेंद्र सहरावत हैं, पूर्व विधायक के हैं, और रविंद्र सहरावत भी हैं हमरोली जोगी गांव से। अब आप भी हैं सहरावत, तो सहरावतों में भी टिकट से लंबी फहरिस्त है। क्या एक नाम के पीछे सारे एक साथ आ सकते हैं अगर पार्टी मौका देगी तो? पार्टी जिसको मौका देगी, बात आती है सहरावत पाल को हथीन क्षेत्र को विधायक देने की, तो पार्टी टिकट जिसको भी देगी, हम सभी एक हैं, एक परिवार है। मैं तो कहूंगी सहरावत पाल भी, हम सारे हथीन क्षेत्र एक परिवार है और पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम उस कैंडिडेट के साथ रहेंगे। प्रवीण डागर मौजूदा विधायक हैं, तो आप भी इलाके में जाते होंगे, उनके कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? इस कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? जी, हर बार एक चेहरा बदलना लोकतंत्र को मजबूत करता है और कहीं ना कहीं तानाशाही पे भी ये रोक लगाने का कार्य करता है। तो अगर हर बार चेहरा बदलते हैं तो जनता को सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने में, जनता की इच्छाओं को और अधिक पूरा करने में खरा उतरने के लिए एक उम्मीदवार जरूरी होता है। आप इलाके में जाते हैं, किस तरह की समस्याएं आप देखने में मिलती हैं? अब आप किस तरह से उनका समाधान करेंगे अगर पार्टी ने आपको मौका दिया विधायक बने तो? किस तरह की समस्याएं हैं जिनका आप काम समाधान करना चाहते हैं? क्या कुछ नया करना चाहते हैं इलाके में आप? जैसा मैंने कहा था कि मैं हर गांव गली क्षेत्र तक पहुंची हूँ, हर गांव तक पहुंची हूँ। 115 के करीब हमारे पूरे हथीन क्षेत्र में गांव आते हैं और हर गांव तक मैं पहुंची हूँ।
बहुत करीब से मैंने गांव को देखा है। जहां तक मैं रोडों की बात करूं, एट प्रेजेंट मतलब फैसिलिटी डेवलपमेंट इतनी नहीं है जो हथीन क्षेत्र में होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि हथीन क्षेत्र एक पिछड़ी विधानसभा में देखा जाता है। ये कहा जाता है कि विधायक बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन हथीन के हालात नहीं बदलते। कैसे जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है? अब मेरे से बेहतर जनता ही इस चीज को बताती है कि कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, कौन उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। तो समस्याओं की बात करूं कि जो होनी चाहिए, एक विधानसभा हो या जिला हो, एक अच्छी सतर पर होनी चाहिए। तो चाहे मैं पानी की बात करूं, आज भी महिलाएं बहुत, मुझे ज्यादा जो समस्या मिलती है वो पानी की अपने हथीन क्षेत्र में देखने को मिलती है कि बहनों के लगातार फोन आते रहते हैं, बहन जी आप आए देखें, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, इतने दिन से गंदा आ रहा है। और जो वो मटके का बोझ इधर उधर जो वो लेके घूम रही है, ये भी एक बहुत ही मुझे विचलित करने वाली चीज देखने को मिलती है। बात करी मटके से पानी ढोने की, कई किलोमीटर तक पानी लेके आती है, लेकिन कई गांव मुस्लिम बाहुल्य में ऐसे हैं कि टैंकर आता है, पानी के स्टोर करके जमीन में रखते हैं, फिर उसको कई लंबे समय तक 5 साल 10 दिन तक पीते रहते हैं। तो इस पानी कौन सी समस्या मुख्य ज्यादा बड़ी है हथीन के अंदर? पानी की, बिजली की, सड़कों की, क्या देखते हैं? देखिए, जो एक इंसान के जीवन में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सभी दुरुस्त होनी चाहिए, चाहे पानी हो, रोड हो, बिजली हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो। लेकिन सभी को मैं देखती हूँ तो कोई भी उस पर खरा नहीं उतर रही है कि ये, इसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ओके है और इससे जनता को कोई परेशानी नहीं हो रही है, ये बिल्कुल जनता उनका सुख भोग रही है। तो सभी समस्याएं इवन लगातार एक जैसी देखने को मिलती है। दीपेंद्र हुड्डा जी यात्रा पर निकले हैं, हिसाब मांग रहे हैं हरियाणा से। भाजपा ने राज किया लेकिन काम काज नहीं हो पाया, क्या कहोगे इस बारे में? मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से हिसाब किताब मांगती हूँ एक पार्टी की पदाधिकारी होने के नाते, कि उनके टाइम में जब ट्रांसफर होते थे वो किस तरीके से होते थे, जरा वो उसका भी हिसाब किताब बता दें। उनके टाइम में बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो 1000 रुपए थी, आज कितनी है वो इसका भी हिसाब किताब बता दें। उनके टाइम में जो युवाओं को जॉब मिलती थी वो किस तरीके से मिलती थी, रेट लिस्ट कार्ड बना के जॉब दी जाती थी, पुलिस फौज डीसी रेट की नौकरियों तक के भी रेट कार्ड बनते थे, तो वो इसका भी हिसाब दे दें। भारतीय जनता पार्टी ने हर युवा को एक तो डेवलप करने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है बिना खर्ची पर्ची के, पारदर्शिता के साथ, आज घर बैठे ट्रांसफर हो रहे हैं। एक छोटे से ट्रांसफर के लिए भी नेताओं के चक्कर काटे जाते थे, तो पहले वो इस चीज का हिसाब दे दें, बाकी जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों का हिसाब उन्हें दे देगी आने वाले विधानसभा इलेक्शन में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो कहते हैं कि 70 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस जी, क्या कहोगे आप? अपने मुंह मीडिया मिट्ठू बनने से देखो कोई भी बन सकता है, 70 जीते, 40 जीते, 20 जीते, कितना जीतेगी ये तो विधानसभा इलेक्शन ही आने वाले बताएंगे। जजपा के जो अध्यक्ष हैं अजय सिंह चौटाला, वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते थे लोग, 75 पार 40 पे टिक गई, बड़ी बड़ी बातें करते थे 400 पार, बहुमत साबित, गठबंधन का सहारा लेना पड़ा सरकार बनाने के लिए, केंद्र सरकार पर निशाना साधा उन्होंने। गठबंधन का सहारा तो कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए वो भी ले रहे हैं। फिलहाल आप मायावती के साथ उनका अलायंस हुआ, ये भी आप देख सकते हो। उनके भाई की इनेलो पार्टी अलग है, वो सत्ता का नहीं, ये कोई बात नहीं है। हालांकि तुम्हारे साथ जो भाजपा के साथ गठबंधन उन्होंने चलाया, 4.5 साल राज किया उन्होंने। आप जेजेपी की बात कर रहे हैं? जेजेपी की अजय चौटाला ने कहा है आपसे। ये तो देखो सत्ता है, कभी उन्हें भी जरूरत पड़ सकती है इस चीज की, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। आज भी जब गठबंधन टूट गया है तो बीजेपी तो अभी भी सरकार चला रही है हरियाणा में। दुष्यंत चौटाला कहते हैं भाजपा धोखा देती है, सबको धोखा दिया अब तक। नहीं, कहीं कहीं अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, हमें भी धोखा दिया, पहले भी धोखा देते आए सब। नहीं, बीजेपी सरकार ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, अंत्योदय के साथ चलती है, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर पार्टियों को धोखा देती है, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। आरोप लगाने वाली बात जब मैंने पहले भी कहा था कि मियां मिट्ठू बनने से कोई अपने आप में वो कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र देश है, बोलने की हमें आजादी है। लेकिन जहां तक मैंने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, समझा है, जाना है, जिन उनकी विचारधारा से मैं प्रेरित होकर मैंने शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर के नाते काम किया और आज मैं प्रदेश में कोषाध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी जितना हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, इतना किसी भी पार्टी में नहीं। और खासकर मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, जितना सम्मान महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी देती है और उसमें मिल रहा है, इतना किसी भी पार्टी में मुझे देखने को नहीं मिला। बात करें हथीन की और प्रदेश की, गठबंधन हो चुका है इनेलो पर बसपा को जी। आप हथीन में कौन सी पार्टी से भाजपा को मुकाबला मानते हैं, कांग्रेस से या इनेलो बसपा गठबंधन से?
किससे मुकाबला मानते हैं भाजपा का? भाजपा का किसी से मुकाबला हो ही नहीं सकता। भाजपा जिस तरीके से कार्य कर रही है उसके मुकाबले में मुझे लग रहा है ये सारी पार्टियां कहीं देखने को भी नहीं मिलती हैं। जिस भाजपा अपने आप में इतनी मजबूत है कि वो अपने ऊपर क्या डिपेंड आपको नहीं है। लगता कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए 5 सीटें भाजपा ने जीती, 5 कांग्रेस ने, हम्म। वो तो मोदी के चेहरे पर चुनाव था। अब की बार तो सीएम नायब सैनी के चेहरे पर चुनाव होगा या फिर हुड्डा और शैलजा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा हरियाणा में? ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। सत्ता परिवर्तन बिल्कुल, ये हम इस बात में नहीं जा सकते। सरकार ने योजनाओं को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हर वर्ग के लिए लगातार योजनाएं लाई हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं कि कुछ लोग ऐसे चुने जाते हैं कि जो जनता की इच्छाओं पर खरा नहीं उतरते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां, मतलब लोगों के बीच में जो योजना नहीं जा पाती है तो लोग उस चीज को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। आप ये हथीन विधानसभा की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश लेवल की बात कर रहे हैं, जो योजनाएं जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती? नहीं, जैसे आपने प्रदेश लेवल की बात करी तो मैंने जवाब भी आपको प्रदेश लेवल के तौर पे दिया है जी। तो क्या कहना चाहोगे लास्ट में, अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो क्या दूसरी पार्टी चुनाव लड़ेंगी या साथ मिलकर ही रहेंगे? अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमने दिल से कार्य किया है और लगातार कार्य किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो फैसला अपने कार्यकर्ता के लिए लेगी वो बिल्कुल सर्वोपरि रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो भाई भतीजेवाद से बिल्कुल अलग है। वहां पे एक छोटे से बूथ पर कार्य करने वाला भी प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्करों को लेकर, अपने कार्यकर्ता के लिए बहुत ज्यादा जागरूक है। देश में तो आपकी सरकार बन चुकी है, क्या हरियाणा में बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तीसरी बार हरियाणा में सरकार हमारी बनने जा रही है। जनता इस चीज को जोर शोर से कह रही है, टूट सतर पर कह रही है, और आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में आती है। हाँ, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रश्मि शेरावत, जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और मौजूदा महिला मोर्चा की प्रदेश की कोषाध्यक्ष है। उन्होंने बेबाकी से हर बात का जवाब दिया, हर सवाल का जवाब दिया। उनका कहना है कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अगर पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो फिर भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। साथ उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जिस तरह से भाजपा की नीतियों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है।